हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि हम लोग 2017 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनके साथ कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। ये मॉडल पेपर सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पार्ट 1 देखे होंगे उनको तो अपने खुद भी एहसास हो गया होगा कि ये सीरीज आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का लाइक टारगेट 200 कम से कम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे आपको क्लासेस के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और साथ ही साथ क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं और रेगुलर बेसिस पे क्यूज मिलते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो भी बच्चे 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए होंगे, पहला लेक्चर में ही ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि पशुओं की खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का कारण है। यही चीज हमने वहां पे इंग्लिश में लिखा था, फूट एंड माउथ डिजीज। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फूट एंड माउथ डिजीज किसका कारण से होता है? पशुओं में जो ये खुरपका एवं मुंहपका, इस तरीके से खुर में और मुंह में ना, खुर मतलब क्या होता है? पैरों का पैर, फुट, और मुंह मतलब होता है पैरों का मुंह, तो आपको पता है वहीं पे घाव टाइप का हो जाता है। तो ये बीमारी आखिर किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। तो पशुओं में खुर पका व मुंह पका बीमारी का कारण है विषाणु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं FMD डिजीज। क्यों? क्योंकि फूट एंड माउथ डिजीज, खुर एवं मुंह पका बीमारी। ठीक है, क्लियर? FMD बोलेगा या फिर खुर पका व मुंह पका बीमारी बोलेगा, आपको क्लियर समझना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परजीवी है? देखिए इसमें से परजीवी कौन कौन से हैं। फीता कृमि जो आपको दिख रहा है ये परजीवी है। पहली बात तो परजीवी किसको कहते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है और दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। क्या चीज के ऊपर? दूसरे के खाना को चूस चूस के खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो फीता कृमि हमारे आंत में रहता है, तो सही बात है, ये तो परजीवी है। टिस्क भी एक प्रकार का परजीवी है, और मच्छर भी हमारे खून पे जिंदा रहता है, ये भी एक प्रकार का परजीवी है। इस तरीके से आंसर ये सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं जो कि आपको समझना है। क्वेश्चन क्या बनता है? परजीवी कौन है ये तो आपको पता चल गया, ये सभी। लेकिन क्वेश्चन एक तरीके का बनेगा कि निम्न में से कौन से अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी? अंतः परजीवी उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये फीता कृमि हमारे आंत में प्रेजेंट होता है, इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। और टिस्क और मच्छर को क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी, क्योंकि ये बाहर रहते हैं शरीर के। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक संवर्तक निम्न में से कौन सी धातु उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होती है? ये क्वेश्चन एक्चुअली में केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, लेकिन आपके बायो में दिया हुआ था तो मैं करवा देता हूं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखे होंगे कि NI क्या कहते हैं? PD, PT और RH, यानी ये चारों तत्व क्या है? कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं। NI मतलब निकेल, PD मतलब पैलेडियम, PT मतलब पैलेटिनम और RH मतलब रोडियम। तो इस तरीके से ये सभी तत्व क्या हैं? एक तरीके से उत्प्रेरक के भांति उपयोग में लाए जाते हैं। वही ऑप्शन में प्लेटिनम जी हाँ, पैलेडियम जी हाँ, और रोडियम, मतलब ये सभी हैं जो कि उत्प्रेरक संवर्तक के रूप में धातु उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त की जाती है। समझ में आया? एक तरीके से ये पूछ रहा है कि ये उत्प्रेरक इनमें से कौन कौन से रूप में यूज किया जाता है, तो भाई ये सभी रूप में उत्प्रेरक के रूप में इस सभी को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शुरुआती क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कम कॉन्सेप्ट वाला है, बीच में क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्सेप्ट में सीरियली वाइज चल रहा हूं ना, इस कारण से। ठीक है, रेशम उद्योग कहलाता है, तो भैया रेशम उद्योग सभी बच्चे जान रहे होंगे कि रेशम उद्योग क्या कहलाता है? सेरीकल्चर को हम लोग क्या कहते हैं? रेशम उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आप सभी ऑप्शन को क्लियर करते हैं। पीसी कल्चर, सभी बच्चे बताइए पीसी कल्चर का उपयोग किसको कहते हैं? तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं हम लोग? पीसी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का किससे संबंधन है? संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं?
फूल सब्जी ये सब का खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और एपी कल्चर क्या कहलाता है? तो मत्स्य नहीं, सॉरी, मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गया? देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। रेशम उद्योग कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, पीसी कल्चर क्या कहलाता है? मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? फूलों एवं सब्जियों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी के पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। नो एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि पेरीपेटस किन वर्गों के प्राणियों का संयोजक कड़ी है। देखिए जो पेरीपेटस होता है ये एक जीव है, ठीक है। पेरीपेटस क्या है? एक जीव है। ये किसके बीच संयोजक कड़ी है? तो ये एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच का कड़ी है, ठीक है। कड़ी किसको कहता है? कि जिसका मतलब जिससे इवॉल्व हुआ हो, ठीक है। एक तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्यों ऐसा कहा जाता है, ठीक है, जिससे काफी तरीके के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। देखिए पेरीपेटस एक्चुअली में है क्या? पेरीपेटस जीव है, वो किस संघ से बिलोंग करता है? एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम हैं, ठीक है, तो फाइलम को हिंदी में संघ कहते हैं। तो वो कौन से संघ से है? तो भैया ये आर्थ्रोपोड है। ये क्या है? एक आर्थ्रोपोड है। पेरीपेटस क्या है? आर्थ्रोपोड है, ठीक है। और पेरीपेटस क्या है? एक आर्थ्रोपोड है। तो एक क्वेश्चन क्लियर भैया, पेरीपेटस एक्चुअली में है क्या? आर्थ्रोपोडस है, ठीक है। पेरीपेटस मैं फिर से समझाता हूं कि ये जो पेरीपेटस होता है एक्चुअली में ये आर्थ्रोपोड है, लेकिन इसका कुछ कुछ लक्षण जैसे शरीर में सेगमेंटेशन का होना, शरीर में इस तरीके से लाइनिंग का होना, ये सब कैरेक्टर कुछ कैरेक्टर इसका किससे मिलता है? एनेलिडा से मिलता है। किससे मिलता है? एनेलिडा से मिलता है। इस कारण से समझा जाता है कि ये एक तरीके से पहले एनेलिडा था, बाद में ये आर्थ्रोपोडा बन गया। तो इसका मतलब है कि जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं वो किससे जन्मे हैं? एनेलिडा से जन्मे हैं, समझे। तो इसी कारण से कहा जाता है कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कड़ी कौन है? पेरीपेटस। समझ में आ गया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये है तो आर्थ्रोपोड्स, लेकिन इसमें कुछ लक्षण किसके जैसा है? एनेलिड्स के जैसा है। इस कारण से इसको एनेलिडस और आर्थ्रोपोडा का संयोजक कड़ी माना जाता है। क्लियर? देखिए इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आपको समझना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका हो सके मैच कर जाए कि पेरीपेटस किन वर्गों के बीच के संयोजक कड़ी है? तो एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, ये आप टिक कर लेंगे क्वेश्चन। फिर पूछेगा पेरीपेटस जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के किस संघ से बिलोंग करता है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर क्यों कहा जाता है इसको क्या कहते हैं पेरीपेटस को संयोजक कड़ी? क्यों कहा जाता है संयोजक कड़ी? क्योंकि है तो ये आर्थ्रोपोड, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर किसके जैसा है? एनेलिड्स के जैसा है। और ये एक जीवित जीवाश्म भी है, ये भी याद रखिएगा। पेरीपेटस क्या है? एक जीवित जीवाश्म है। इसमें कई मिलियन वर्षों से अभी तक कोई बदलाव नहीं है। पहले भी ये ऐसा ही दिखता था और अभी भी ये ऐसा ही दिखता है, जबकि इंसानों में कई तरह के बदलाव हुए। पहले हम लोग बंदर जैसा दिखते थे, अब हम लोग कितना मतलब एक जेंटलमैन के जैसा दिखते हैं, लेकिन ये अभी तक वैसा चेंजेस नहीं शो किया है। इस कारण से इसको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे अब एग्जाम में, आने का पॉइंट था वो मैंने क्लियर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में सभी दालें के किस कुल से संबंधित है? देखिए दाल यानी क्या हुआ? चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर का दाल, खेसारी दाल, जो भी ये सब है। खेसारी मतलब समझ रहे हैं ना, खेसारी लाल यादव नहीं, खेसारी दाल, ठीक है। तो ये जो खेसारी दाल है, मटर दाल है, जो भी है वो पौधे में भी फैमिली होते हैं। कुल मतलब क्या हुआ? फैमिली। तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? जितना भी दाल वाला फैमिली है, दाल वाला पौधा है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से। किससे? देखिए ऑप्शन हिंदी में टाइप नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इंग्लिश में टाइप किया कि लेगुमिनेसी फैमिली किससे संबंधित है? दाल वाले पौधे से। जितने भी दाल वाले पौधे हैं, चाहे वो अरहर हो, चाहे चना हो, मूंग हो, खेसारी हो, मटर हो, जो भी हो, सब लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितने भी दाल वाले पौधे हैं वो लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करते हैं। और दाल जो आहार है वो किस चीज का मेन सोर्स है? तो भैया ये प्रोटीन का मेन सोर्स है। दाल किस चीज का मेन सोर्स है? प्रोटीन का मेन सोर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एजोला पौधे में कौन सा सहजीवी रहता है? ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं करवाया 500+ क्लास में, लेकिन जो बच्चे किए हुए हैं क्वेश्चन वो दिमाग लगा के बना सकते हैं। देखिए एजोला जो बात करते हैं, मैंने बताया था ये जैव उर्वरक के रूप में धान के खेत में उपयोग किया जाता है।
सबसे बेहतर यही माना जाता है धान के खेत में। आपको पता है कि धान के खेत में हर समय पानी रहता है और यहाँ पे आपने हरा हरा देख रहे हैं, यही एजोला है। तो धान के खेत में हर समय पानी रहता है और पानी के ऊपर ही रहने वाला ये एजोला है, जो कि जिसको क्या कहते हैं, जलीय फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय फर्न कहते हैं। और पानी के अंदर ये रह करके, पानी के ऊपर रह करके ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। एक तरीके से जैव उर्वरक का काम करता है, खाद का काम करता है। किसके लिए? धान के खेत के लिए। लेकिन जो पूछ रहा है कि एजोला पौधा के लिए सहजीवी के लिए कौन है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि यदि धान का पौधा है तो धान का पौधा हर समय पानी में डूबा हुआ रहता है, हर समय उसमें पानी भरा रहता है धान के खेत में, और पानी जहां भी रहेगा वहां पे शैवाल का आना तय है। शैवाल का आना क्या है? तय है। वहां पे कजली होगा ही, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं, और नील हरित शैवाल भी खेत में रहेगा और एजोला भी खेत में रहेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि एजोला का सहजीवी संबंध, सहजीवी कौन है, एजोला के साथ कौन रहता है धान के खेत में? तो भैया नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल का एक एग्जाम्पल क्या है? एनाबीना। एनाबीना एक प्रकार का क्या है? नील हरित शैवाल है। क्या है? नील हरित शैवाल है, जो कि पानी में होता है और एजोला को भी पानी में डाला जाता है। इस कारण से दोनों क्या होते हैं? सहजीवी रूप से काम करते हैं और पौधे को क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे में, मिट्टी में लाते हैं, फिर मिट्टी से वो नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है? पौधे में। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे और भी वैरायटी के। सबसे पहला एजोला। एजोला पौधा किससे सजीवी रहता है? एनाबीना से। समझ में आ गया। फिर एजोला पौधा जैव उर्वरक के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसके खेती में? तो धान के खेती में। फिर एजोला क्या कहा जाता है? जलीय फर्न कहा जाता है। और एजोला जो है वो क्या कहते हैं? पादप संघ, पादप जो जगत है, पादप जगत के किस संघ से बिलोंग करता है? कौन सा संघ है? तो टेरिडोफाइटा। किससे? सभी को नोट करके लिख लीजिए कि एजोला जो है वो क्या चीज से बिलोंग करता है? टेरिडोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। और जो ये एनाबेना है, ये किस प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी नील हरित शैवाल है, यानी कजली है। ठीक है, इस कारण से ये दोनों क्या है? सहजीवी हैं। ओके, चलिए मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वे अंग जो आकारिकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं। ये टॉपिक देखिए काफी, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में। अब समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट था। मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं और एग्जाम में भी इसी तरीके से मिलेंगे। बस आपने आप दिमाग को खोल के रखिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए वे अंग जो आकारिकी एवं में भिन्न तथा कार्य में समान होते हो, आपको मैं बताता हूं। देखिए जूम करके दिखाता हूं कि देखिए दो तरीके का अंग होता है। इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है कि एक समजात अंग होता है, एक समवृत्ति अंग होता है। इंग्लिश में बोले तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देन क्लियर आपको खुद हो जाएगा। ठीक है, इससे दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों तरीके के क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा। समजात अंग होते हैं और समवृत्ति अंग होते हैं। इंग्लिश में समजात को होमोलोगस कहते हैं और समवृत्ति को एनालोगस कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको पहचानना है। देखिए पहचानने के लिए दो क्राइटेरिया लगाया गया। एक आकारिकी या उत्पत्ति, उसका आकार कैसा है और उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, क्या वो किस जगह से ओरिजिनेट किया है। एक है कार्य। इस दोनों क्राइटेरिया से पहचाना जाता है। ठीक है, इस दोनों क्राइटेरिया से पहचाना जाता है। जो भी होमोलोगस ऑर्गन है, ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद से हाथ से ड्रॉ किया, इस टेबल को बनाया है ताकि आपको हेल्प हो सके। देखिए जो भी समजात अंग होते हैं उनमें जो आकारिकी होता है, उत्पत्ति होता है, वो तो समान होता है, लेकिन कार्य क्या होता है? भिन्न होता है। जो भी समजात अंग होते हैं, देखिए डेफिनेशन बनाना इसी टेबल से, जो भी समजात अंग होते हैं उनका आकारिकी या उत्पत्ति समान होता है बट कार्य भिन्न होता है। लेकिन समवृत्ति अंग क्या होते हैं? आकारिकी या उत्पत्ति तो भिन्न होता है लेकिन कार्य क्या होता है? सामान्य होता है। क्लियर? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं इसको। जो भी समजात अंग हैं, देखिए इसी के कॉन्सेप्ट से अभी क्वेश्चन बन जाएगा। वो जो है, जो भी समजात अंग होते हैं वो क्या होते हैं? आकारिकी में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन समवृत्ति अंग क्या होते हैं? आकारिकी में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं। ठीक है, और आपको कार्य पे ज्यादा फोकस करना है। अगर एग्जाम्पल पे बात आ जाए कि एग्जाम्पल से समझना है तो आपको कार्य ज्यादा समझ में आए, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसका उत्पत्ति कैसे है। जैसे कि मैं एक डायग्राम से दिखाता हूं, होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल।
होमोलोगस मतलब क्या हुआ, समजात अंग, और समजात अंग का क्या होता था बताइए, समजात अंग का कार्य भिन्न भिन्न होता था और उत्पत्ति एवं आकार सेम होता था। तो देखिए ये है होमोलोगस ऑर्गन, आदमी का हाथ, बिल्ली का पाँव, फिर है वेल का जो पंख होता है, वेल का जो जिससे तैरता है, और चमगादड़ का पंख। सबका काम क्या है, अलग अलग है। आदमी के हाथ से खाना खाता है, बिल्ली अपने हाथ से क्या दौड़ती है, और क्या कहते हैं वेल अपने हाथ से तैरता है, और बैट अपने हाथ से उस एक तरीके से उड़ता है। लेकिन सबका ओरिजिन क्या है, सेम है। आकार एक तरीके से सब आपको सेम जैसा दिखेगा, ठीक है। तो आकार से आप नहीं पकड़ पाइएगा, आप काम से ही पकड़ पाइएगा। तो सबका काम क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, ये होमोलोगस ऑर्गन है, समजात अंग है। यहाँ पे क्या है कि सबका देखिए, इसका भी काम तैरना है, इसका भी काम उड़ना है, हवा में तैरना पक्षी में, और इसका भी क्या है, तैरना है। तो इस तरीके से तीनों का काम क्या है, सेम है। अगर काम सेम है मतलब वो क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। क्लियर। एनालोगस ऑर्गन किसको कहते हैं, जिसका कार्य समान हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए, वे अंग जिनका आकारिकी भिन्न हो, आकारिकी क्या है, भिन्न है, ठीक है, आकारिकी भिन्न है और कार्य समान है। इसका मतलब कौन सा डेफिनेशन पे जा रहा है, समवृत्ति अंग पे। तो आपको आंसर क्या कर लेना है, समवृत्ति अंग। यही क्वेश्चन भी दे देता, वे अंग जिनका आकारिकी तो समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो समजात अंग कहेंगे। कोई दिक्कत, इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा मानना है कि इस साल आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप 1-2 बार क्लियर करके समझ लीजिएगा कि समजात अंग और समवृत्ति अंग में अंतर क्या है। समजात अंग जिसका आकारिकी और उत्पत्ति समान होता है लेकिन कार्य भिन्न होता है, और समवृत्ति अंग वो होते हैं जिसका आकारिकी एवं उत्पत्ति भिन्न होता है लेकिन कार्य समान होता है। अगर एग्जाम्पल दे दे वो, तो आपको कार्य से याद रखना, अगर काम सेम कर रहा है, काम सेम कर रहा है, इसका मतलब वो समवृत्ति अंग है। अगर काम अलग अलग कर रहा है मतलब वो क्या है, समजात अंग है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से शैवाल के किस वर्ग में स्टार्च तथा तेल पाया जाता है। देखिए ये सब कुछ के जो शैवाल हैं उसको कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है। शैवाल यानी एल्गी को 3-4 ग्रुप्स में बांटा गया है, जो कि क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड जीरोफाइसी। तो सभी अपना जो जितना भी वर्ग है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल नहीं शैवाल का, एल्गी का, वो सभी अपने अपने खाने को अलग अलग रूप में स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, अपने अपने भोजन को अलग अलग रूप में जमा करते हैं। तो वो जो जेंथ्रोफाइसी है, कौन सा जेंथ्रोफाइसी है, वो जो क्या स्टोर करता है, स्टार्च एवं तेल को अपने रूप में, मतलब भोजन के रूप में किसको स्टोर करता है, स्टार्च एवं तेल को। क्लियर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो शैवाल के किस वर्ग में स्टार्च तथा तेल पाया जाता है, यानी स्टार्च और तेल के रूप में खाना किसमें पाया जाता है, तो जेंथ्रोफाइसी में। ओके क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एंजाइम अनुपस्थित होता है। देखिए एंजाइम किसका फीचर है, ये उसी में होगा जो जीवित चीज होती हैं। किसमें, जीवित में, लिविंग बींग्स में पाया जाता है। तो कवक भी जीवित है, जीवाणु भी जीवित है, स्लाइम मोल्ड्स भी जीवित है, लेकिन विषाणु एक प्रकार से निर्जीव माना जाता है। ना ये जीवित माना जाता है या निर्जीव माना जाता है, ना ही निर्जीव माना जाता है। ये अलग प्रकार का जीव है, जिस कारण से इसमें एंजाइम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु। क्लियर। जो एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें, विषाणु में। देखिए विषाणु का एक और खास फीचर है वायरस का, कि वायरस देखिए जब तक ये लिविंग सेल में है, यानी आपके शरीर में है, तो ये जीवित है, और यदि शरीर से बाहर किसी पत्थर पर है तो ये निर्जीव है, यानी ये जीव के जैसा भी काम करता है और निर्जीव के जैसा भी काम करता है। इसी कारण से ये जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कि किसी को शरीर से बाहर निकाल दिया तो वो मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मरता नहीं है, वहां पे भी एग्जिस्ट कर जाता है नॉन लिविंग के जैसा। इस कारण से ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। ठीक है, तो एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें, विषाणु में कोई तरीके का एंजाइम नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव में विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित रोग नहीं है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने जुकाम पढ़ाया था। जुकाम यानी सामान्य सर्दी, और सामान्य सर्दी किसके कारण होता है, राइनो वायरस के कारण, ये राइनो विषाणु के कारण, यानी ये क्या है, विषाणु जनित रोग है। फिर है पोलियोमाइटिस, मतलब पोलियोमाइटिस यानी पोलियो वायरस के कारण, पोलियो वायरस आप लोग फेमस है। फिर एंसेफ्लाइटिस, ये भी एंसेफेलॉन वायरस के कारण होता है। तो इस कारण से ये सभी क्या हैं, वायरस जनित रोग हैं। लेकिन एक है उसमें जो कि सिफिलिस, कौन है, सिफिलिस, ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी क्या, जीवाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, ये ना पूछ रहा था, तो यही है सिफिलिस। क्यों, क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन जो बच्चे 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए होंगे उनको उनका फायदा दिख रहा होगा। जो बच्चे अभी तक भी नहीं देखे हैं, अभी भी समय है, पर डे 1-2 लेक्चर भी देखिएगा तो कवर हो जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो फाइटा में सम्मिलित किया जाता है। देखिए एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण बनाना। और भ्रूण कौन बनाता है? स्पोरोफाइटा बनाता है। यदि आप प्लांट किंगडम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एम्ब्रियो फाइटा यानी भ्रूण कौन बनाता है? तो स्पोरोफाइटा बनाता है। तो एम्ब्रियो फाइटा में किसको सम्मिलित किया जाता है? स्पोरोफाइटा, जो कि स्पोर बनाता है, उसी को हम लोग एम्ब्रियो फाइटा कहते हैं। क्लियर? तो एम्ब्रियो फाइटा में सम्मिलित किया जाता है किसको? स्पोरोफाइटा को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं? देखिए डीएनए और आरएनए दोनों एक प्रकार का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। और ये जो आनुवांशिक पदार्थ है, एक चीज आपको बता दें कि जितने भी विषाणु होते हैं, जितने भी विषाणु यानी वायरस है, उसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है। लेकिन जो अन्य कोशिका है, जैसे कि हम लोग का सेल यानी कोई भी सेल है, कोशिका है, वो क्या होता है? उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। लेकिन जो वायरस है उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इस कारण से यहाँ पे वायरस नहीं होगा आंसर। देखिए निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो जिसमें भी एड्स वायरस है भैया, ये तो नाम से लिख रहा है एड्स विषाणु, तो इसमें तो डीएनए आरएनए दोनों नहीं होगा। हर्पिस विषाणु, इसमें भी विषाणु लगा हुआ है, यानी ये भी नहीं होगा। फ्लॉक्स विषाणु, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब किसमें विषाणु नहीं लगा हुआ है? माइकोप्लाज्मा में। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। तो निम्न में से डीएनए तथा आरएनए दोनों में किसमें पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा में। क्यों? क्योंकि विषाणु में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। ठीक है, कोई एक ही होता है। जैसे कि एचआईवी एड्स में आरएनए होता है, टोबैको मोज़ेइक वायरस में उसमें भी आरएनए होता है। या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। लेकिन जो अन्य कोशिकाएं हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा या फिर हम लोगों का कोशिका, उसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। और माइकोप्लाज्मा को याद रख लीजिए, एक और नाम कहते हैं पीपीएलओ। ये भी क्लास मैंने करवाए हुए हैं। किसमें? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कोशिका का चैप्टर में, प्रश्नकाल सीरीज में मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था। तो माइकोप्लाज्मा को और एक नाम से जानते हैं पीपीएलओ। और ये सबसे छोटा कोशिका है। ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में। समझ रहे हैं ना प्रश्नकाल सीरीज कितना मैच करता है? ऐसा नहीं है कि मैंने इसी से क्वेश्चन उठा के या मॉडल पेपर देख के क्वेश्चन उठाया था। मैंने वास्तविकता में मॉडल पेपर देखा ही नहीं था। मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर अनुमान लगा रहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जब यहाँ पे इतना क्वेश्चन मैच कर रहा है तो आपके एग्जाम में भी कंप्लीट मैच, मतलब कम से कम 40 क्वेश्चन 50 में मैच करेगा। बशर्ते आपको चीजें याद रहनी चाहिए। चीजें याद नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में टिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, ये जो प्रश्नकाल सीरीज है उसको फॉलो कर लीजिए और इस मॉडल पेपर सीरीज को फॉलो कर लीजिए। और मैं जो भी वीडियो डालूंगा कॉन्सेप्ट का, जैसे विटामिन का वीडियो हो सके तो कल मॉर्निंग तक में आ जाए, विटामिन का पूरा कंप्लीट थ्योरी बेस्ड लेक्चर, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो भी मैं थ्योरी वाला 5-6 लेक्चर डालूंगा 5-6 कॉन्सेप्ट पे, उसको भी देख लीजिएगा। आपका बायोलॉजी का टेंशन खत्म। आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपके हाथ रहा, आप जैसे कर लो, जहां से कर लो। ठीक है, थोड़ा बहुत करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा नहीं होगा। बायोलॉजी जब इतना हो रहा है तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री और 50-50 भी नंबर ला दिए ना आप, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। उभयचर कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे कि उभयचर मेढक है, ये जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है। इस कारण से इसको उभयचर कहते हैं। उसी तरीके से पादप में जो कि क्या है, पादप में एक संघ पाया जाता है ब्रायोफाइटा, जो कि जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। इस कारण से जो ब्रायोफाइटा है उसको पादप जगत का उभयचर का श्रेणी दिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल किण्वन होता है। देखिए एसिटिक अम्ल किण्वन, ये बच्चे आप ऑप्शन पढ़ के भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसका डिटेल समझाता हूं। देखिए एसिटिक अम्ल किण्वन किसके द्वारा होता है? एसिटोबैक्टर के द्वारा। क्योंकि एसिटो नाम से मिल रहा है तो आप आंसर टिक कर सकते थे एसिटोबैक्टर के द्वारा। लेकिन आपको डिटेल में समझनी है कि आखिर होता क्या है जो कि इसके कारण बोला गया।
एक सेकेंड। एक्चुअली में एसिटोबैक्टर क्यों एसिटिक अम्ल किण्वन कहलाता है? देखिए एसिटोबैक्टर जो होता है ये क्या करता है, देखिए किण्वन क्या होता है कि शर्करा यानी ग्लूकोज का अनऑक्सीकरण, मतलब होता है ना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका टूटना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो उसको हमको क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। किण्वन कई तरीके का होता है, किण्वन कई तरीके का होता है। किण्वन को किस किस बिहाफ पे बांटा जाता है, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बना है। अगर एसिटिक अम्ल बना है तो उसको हम लोग एसिटिक अम्ल किण्वन कहेंगे। यदि लैक्टिक अम्ल बना है तो लैक्टिक अम्ल किण्वन कहेंगे। यदि अल्कोहल बना है, इथेनॉल बना है तो इथेनॉल किण्वन कहेंगे। हर तरीके का किण्वन होता है, ठीक है। तो ये जो देखिए एसिटोबैक्टर है ये क्या होता है, एसिटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज यानी शर्करा को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में बदल देता है, एसिटिक अम्ल में बदल देता है। यानी जब एसिटोबैक्टर किण्वन प्रक्रिया शो करता है तो क्या बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है। इस कारण से एसिटिक अम्ल किण्वन किस में होगा, एसिटोबैक्टर में। लेकिन ईस्ट भी तो किण्वन करता है। ईस्ट जब किण्वन करता है तो ग्लूकोज यानी शर्करा को किण्वन करना यानी सड़ा देना, गला देना, सड़ा गला के क्या बना देता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यानी क्या, शराब, C2H5OH जो कि शराब है, जो कि पीने योग्य शराब होता है। तो ईस्ट के द्वारा जो किण्वन किया जाता है उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है। क्लियर? तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा ना। देखिए अब अगर जो क्वेश्चन आ गया कि इथाइल अल्कोहल किण्वन, जिसे कौन सा ऐसा किण्वन है जिसके द्वारा शराब बनाया जाता है, तो ईस्ट का किण्वन, ठीक है, ईस्ट जो करता है। लेकिन एसिटिक अम्ल बनाने वाला कौन है, एसिटोबैक्टर है, ठीक है। अब ये दोनों के बारे में समझते हैं। जो ये है नाइट्रोबैक्टर और राइजोबियम, ये दोनों जो बैक्टीरिया है ये दोनों क्या काम करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यदि बात आए तो ये दोनों बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। कौन कौन सा, नाइट्रोबैक्टर एवं राइजोबियम। देखिए हमारा मकसद यही है इस मॉडल पेपर सीरीज को कराने का, ताकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराए, उससे रिलेटेड जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो चीज को देखूं, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल किण्वन एसिटोबैक्टर द्वारा। अब ईस्ट के द्वारा जो किण्वन होता है उसमें क्या बनता है, फटाफट बोलिए, इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल क्या है, पीने योग्य शराब है, और इसका इंग्लिश में फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। फिर ये नाइट्रोबैक्टर और राइजोबियम क्या है, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुसला मूल सामान्यता पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट हुआ है कि मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे मूल्य नहीं होगा, मूल होगा। क्या, मूल यानी जड़, मूल यानी जड़, सामान्यतः पाई जाती है। जो मुसला मूल है यानी टैप रूट, देखिए रूट को दो टाइप में बांटा गया, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। इसको हम लोग मुसला मूल इसी को कहते हैं, टैप रूट को। टैप रूट का खास बात है कि ये ज्यादातर सीधा जाता है और लंबा जाता है, कम से कम सेकेंडरी लेटरल ब्रांच बनता है। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होता है कि ये शॉर्ट ही रहता है लेकिन बहुत ज्यादा जंगर जाता है, बहुत ज्यादा झंगर जाता है, ठीक है। तो ये जो टैप रूट है ये किस में पाया जाता है सामान्यतः, तो ये देखिए अनावृत बीजी का फीचर है। किसका, अनावृत बीजी, किसका, अनावृत बीजी के जो मुसला मूल्य है वो अक्सर किस में पाया जाता है, अनावृत बीजी में। और अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म का फीचर है। क्या, जिम्नोस्पर्म में फाइब्रस रूट नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में मैक्सिमम क्या पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है यानी मुसला मूल पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म का ही एग्जाम्पल क्या है, साइकस और द्विबीजपत्री, जिस कारण से आप समझ सकते हैं। देखिए साइकस उसी का एग्जाम्पल है, सिर्फ साइकस। द्विबीजपत्री तो डाइकोटिलिडोनस हो गया, और डाइकोटिलिडोनस में किस टाइप का रूट होता है, टैप रूट होता है, ठीक है। देखिए आपको समझने पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए जो जड़ होता है, मूल होता है, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक क्या बांटा गया, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक। टैप रूट यानी मुसला मूल, मुसला मूल देखिए टैप रूट तो दोनों में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में भी एंजियोस्पर्म में भी। लेकिन फाइब्रस रूट सिर्फ एंजियोस्पर्म में और मोनोकॉट में पाया जाता है, एक बीजपत्री में पाया जाता है। तो फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है, एक बीजपत्री और आवृत बीजी में, ठीक है। लेकिन टैप रूट जो है यानी मुसला मूल है ये दोनों में पाया जाता है, आवृत में भी अनावृत बीजी में भी। लेकिन अनावृत बीजी में तो पाया ही जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा। फिर अनावृत बीजी का एग्जांपल क्या है, साइकस, तो साइकस में भी हो जाएगा, और द्विबीजपत्री में भी पाया जाता है। इस कारण से ये सभी आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका ट्रिक है कि गेहूं का आटा खाएंगे तो टर्टर करने लग जाएंगे, ठीक है। तो गेहूं का आटा खाएगा तो क्या करेगा, टर्टर करेगा। तो इस कारण से गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम होगा। फिर आपको ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा किसका हो जाएगा रासायनिक नाम,
ओराइजा सेटाइवा धान का, किसका? धान का। ये क्या है कि कहते हैं, ये एक तरीके का वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम नहीं, वैज्ञानिक नाम। धान का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है। और जिया मेज किसका है? मेज इंग्लिश में पता है किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। इस कारण से जिया मेज किसका है? मक्का का कहता है। और होडियम वेलगेयर किसका है? बाजरा का है। आपको वैज्ञानिक नाम इग्नोर नहीं करना है, कम से कम ये 4 गो वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई हैं तो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे गेहूं पूछा है, हो सके आपके एग्जाम में मकई पूछ दे, ठीक है। तो गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। फिर कहीं लिख के रख लीजिए, जिया मेज किसका है? मकई का है। ओराइजा सेटाइवा किसका है? तो ये धान का होता है। और होडियम वेलगेयर किसका होता है? तो बाजरा का होता है रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए, रासायनिक नाम नहीं, वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। निम्न में से किसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है? पर्णहरित यानी क्या हुआ? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल की बात कर रहा है। और क्लोरोफिल किसमें पाया जाएगा? जो क्या हो? ऑटोट्रॉप्स हो। ऑटोट्रॉप्स कहने का अर्थ क्या हुआ हो? जो अपना खाना स्वयं बना सके। क्या बना सके? स्वयं बना सके। जो क्या हो? हरा हो। हरा हो तभी तो क्लोरोफिल है, यानी हरा है। तो हरा कौन होता है? टेरिडोफाइट का जितना, जैसे एजोला हमने पढ़ा ना, एजोला क्या है? टेरिडोफाइट है, तो वो हरा है, तो उसमें तो क्लोरोफिल होगा ही। ब्रायोफाइट ये भी हरा होता है, इसमें भी होगा। एल्गी, शैवाल, जो कि आपने पढ़ा है, शैवाल, शैवाल में भी अपना खाना बना पाता है, लेकिन कवक अपना खाना नहीं बना पाता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है? पर्णहरित नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि पर्णहरित किसमें नहीं होता है? कवक में नहीं होता है। क्लियर? तो पर्णहरित किसमें नहीं पाया जाता है? पर्णहरित किसमें नहीं पाया जाता है? तो कवक में नहीं पाया जाता है। इस कारण से कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। और आप लोगों से विनती है कि वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है ऐसा स्लाइड बनाने में। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, ऐसी भी चीज़ें यूट्यूब पे आपके एग्जाम के लिए, खास करके यूपी पॉलिटेक्निक के लिए इतना जेन्युइन कंटेंट रेडी किया जा रहा है, खास करके बायोलॉजी के लिए, ठीक है। और उदित फार्मेसी क्लासेस हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, आप ऐप को इंस्टॉल करके वहां पे आप बेसिक सॉल्यूशन नाम से, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम से कोर्स है। अगर आप थोड़ा बहुत हेल्प चाहते हैं, हैंडीटेन नोट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का, तो आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस 300 रुपीज़ है, ठीक है। और भी किसी अन्य मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हो सके कल मॉर्निंग तक में एक विटामिन का वीडियो आ जाए। वीडियो तो अगर आता है तो आप लोग उस पर भी प्यार दीजिएगा। और टेंशन नहीं लेना है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, बस आपका नैया पार लग जाएगा। मैं हूं ना, मैं कंप्लीट करूंगा बायोलॉजी को, ठीक है। मॉडल पेपर सीरीज कराने से मेरे को खुद ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं, अब मेरा पढ़ाया बच्चों के काम ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।